ज़िंदगी गुजारने की तलबगार थी। तुमने ठीक कहा था, मैं ग्लैमर और थ्रिल की दीवानी थी। लाख ठोकरें खाने के बाद भी समझ में नहीं आ सकी। अपनी नासमझी और नादानी की ही सज़ा अब मैं भुगत रही हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करती हो नलिनी? कमलकांत ने शांत स्वर में पूछा। हाँ, करती हूँ, लेकिन हमारे इस प्यार का अंजाम क्या होगा? अंजाम की फिक्र मत करो। जो ही कमलकांत ने उसे अपनी बाहों में भरना चाहा, वो बोली, छोड़ो, डिमेलो आ रहा है। डिमेलो तो क्या, अगर मेजर पिंटो भी आ जाए तो अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अब तो छोड़ो, तुम्हें छोड़ देने में खतरा है। अच्छा, कैसे? तुम फिर से बम्बई भाग गई तो मैं क्या करूँगा? मुझ पर भरोसा रखो, अगर मैं इस दफ़ा भागी तो तुम्हें साथ लेकर भागूंगी, नलिनी ने कहा। तनिक आगे झुककर उसे किस किया। फिर इससे पहले कि कमलकांत उसे अपनी बाहों में दबोचता, वो तेजी से पीछे हटी और पलटकर इमारत की ओर दौड़ गई। कमलकांत खड़ा देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो अपनी जीप में सवार हुआ और शहर की ओर लौट पड़ा। उस रात कमलकांत देर तक नलिनी के विचारों में खोया रहा। नींद में भी उसे नलिनी के ही सपने आते रहे। फलस्वरूप अगली सुबह वो देर से सोकर उठा और हर काम में देरी होती चली गई। सुबह 9:30 बजे वो वर्कशॉप पहुंचा। जॉन सहित तीनों मैकेनिक में से कोई भी वहां नहीं पहुंचा था, जबकि वो तीनों वक्त के पाबंद थे और हमेशा 9 बजे आ जाया करते थे। तीनों के एक साथ गैर हाजिर होने को वो इत्तेफाक मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे लगा ज़रूर कहीं कोई गड़बड़ थी। काश कमलकांत जान सकता था कि वो कोई मामूली गड़बड़ नहीं, बल्कि उसके खिलाफ भयानक षड्यंत्र का पहला संकेत था। उसने सोचा वर्कशॉप की सफाई वगैरह करने के बाद वो उन तीनों की गैर हाजिरी की वजह का पता लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। आधे घंटे बाद स्थानीय टेलीग्राफ ऑफिस का डिलीवरी मैन आया और उसे एक टेलीग्राम देकर लौट गया। कमलकांत ने टेलीग्राम खोलकर पढ़ा। अमरजीत का असली नाम रहमान बेग है। शुरू में बंदरगाह पर लेबर रैकेटियर था, फिर शमशेर राणा के लिए काम करने लगा। शमशेर राणा ने देश से भागने के बाद भास्कर राव का दायां हाथ बन गया। वो बेहद चालाक और ख़तरनाक आदमी है। आजकल बम्बई में नहीं है। यशवंत राव, बम्बई। कमलकांत ने टेलीग्राम 2 बार पढ़ा। अपने पुराने दोस्त यशवंत राव की तत्परता की मनीमन प्रशंसा करते हुए उसने टेलीग्राम मोड़कर जेब में रख लिया। हालांकि इस टेलीग्राम ने सिर्फ उसके पूर्वानुमान की पुष्टि ही की थी, लेकिन इस बात का पक्का सबूत था कि रहमान बेग उर्फ अमरजीत और भास्कर राव का आपस में गठजोड़ था। साफ तौर पे उनके इस आपसी गठजोड़ की बुनियादी वजह शमशेर राणा था, और ये बात अपने आप में अजीब लगने वाली भी नहीं थी, क्योंकि पुराने वक्तों में अनेक बदमाश शमशेर राणा के लिए काम कर चुके थे। लेकिन कमलकांत को ये बात बड़ी अजीब लगी कि शमशेर राणा का ही नाम क्यों हर बार सामने आ रहा था, जबकि ऐसा होने की तो कोई वजह उसे समझ नहीं आ रही थी। उस शैतान को देश छोड़कर भागे करीब 5 साल हो चुके थे, और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ था और किस हाल में था। कमलकांत इस बारे में विचार कर ही रहा था कि उसके ऑफिस के बाहर एक जीप आकर रुकी। कुछ क्षणों के बाद इंस्पेक्टर डिसूजा भीतर दाखिल हुआ। उसका भारी सुर्ख चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थी। मैं पूछता हूँ, तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हें ले जाकर हवालात में बंद कर दूंगा। कमलकांत चकराया। क्यों? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? तुमने गोमेश की बेइज्जती की है, उसे धमकी दी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो है ही डरपोक आदमी। झूठ मत बोलो, मारिया ने खुद देखा था कि तुमने उसकी बेल्ट में हाथ डालकर उसे जबरन अपने पास रोका हुआ था। तुमसे बातें करने के बाद उसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद पड़ा हुआ था और वो बुरी तरह कांप रहा था। क्या कहा था उससे तुमने? पुलिस में तुम्हें नौकरी करते कितना अर्सा हो गया इंस्पेक्टर? क्या बक रहे हो? मैं 25 साल से इसी महकमे में हूँ, और 20 साल पहले भी इसी थाने में थे जहाँ आज हो। हाँ, उस वक्त मैं सब इंस्पेक्टर था। फिर भी मुझसे पूछ रहे हो मैंने गोमेश से क्या कहा था? पहेलियां मत बुझाओ, सीधी तरह बातें करो। सीधी बात यह है, मैं गोमेश से 20 साल पहले शराब की स्मगलिंग करने वाले गिरोह के बारे में बातें कर रहा था, जिसका सरगना शमशेर राणा था और जिसका कानूनी सलाहकार गोमेश था। उन दिनों गोमेश ने नई नई वकालत शुरू की थी और उसे क्लाइंट्स की ज़रूरत थी,
लेकिन उस वक्त जो कुछ हुआ उससे अब तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है इंस्पेक्टर। मुझे जबरदस्ती बास्को और पीटर की हत्याओं के अपराध में फंसाया जा रहा है। अगर तुम नलिनी पिंटो से बदला लेने के लिए नहीं मरे जा रहे होते तो अब तक तुमने मेरे खिलाफ सर्कमस्टेंशियल डेफिडेंसेस के आधार पर गिरफ्तार करके इन दोनों हत्याओं के आरोप को मेरे सर पर बांध दिया होता। कमलकांत तेज स्वर में बोला जा रहा था। इस बात की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देना था कि बास्को किसी जमाने में शमशेर राणा के लिए काम करता था और उसकी हत्या के वक्त शमशेर राणा का एक और पुराना खिदमतगार भी इस शहर में मौजूद था, टूरिस्ट अमरजीत। बेकार की बातें मत करो। कमलकांत ने यशवंत राव द्वारा भेजा गया टेलीग्राम निकालकर उसे दे दिया। तुम्हें इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि बास्को और पीटर अमरजीत से बात करने के बाद ही क्यों मारे गए। मैं नहीं मानता 20 साल पुरानी किसी दुश्मनी की खातिर अमरजीत ने बास्को की हत्या की होगी, खासतौर से उस सूरत में जबकि वो गिरोह कई साल पहले टूट कर बिखर चुका है। अगर तुम इस तरह की बेहुदा थ्योरी पेश करके नलिनी पिंटो को बचाने की कोशिश कर रहे हो तो ये तुम्हारा वहम है। मैं उस लड़की को इस दफ़ा किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं हूँ, डिसूजा ने कहा और फिर टेलीग्राम को थपथपाता हुआ बोला, ये भास्कर राव कौन है? जाहिर था कि डिसूजा को अभी तक नलिनी के शादीशुदा होने की जानकारी नहीं थी। कमलकांत ने भी अपनी जबान से इस बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। बम्बई का एक कुख्यात अपराधी है। अब तुम अमरजीत के खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे? नहीं। ठीक है, मैं उच्च अधिकारियों का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। वहाँ भी बात नहीं बनी तो मैं सीआईडी सीबीआई तक पहुँचूंगा। अभी इतनी अंधेरगर्दी नहीं हुई है। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए जो तुम अभी तक खुले घूम रहे हो। ये तुम्हारी मजबूरी है। अगर तुम बास्को या पीटर की हत्या में मुझे फंसाते हो तो नलिनी को फंसाने का तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मुझे मेरा धंधा सिखाने की कोशिश मत करो, डिसूजा गुर्राया। 2.5 साल पहले तुम एक अच्छे पुलिसमैन रहे हो सकते हो, लेकिन अब इस वक्त तुम एक मामूली मैकेनिक हो। इसलिए सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखो और कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने दोबारा कभी गोमेश को परेशान करने की कोशिश की तो तुम मुझे फांसी चढ़वा दोगे, बस यही होगा ना? कमलकांत खड़ा होकर और भी ऊंची आवाज़ में बोलने लगा, मुझे परवाह नहीं, मैं वही करूँगा जिसमें मुझे अपनी बेहतरी दिखाई देगी। डिसूजा ने जलती आंखों से उसे घूरा। आई विल सी यू, उसने कहा और तेजी से बाहर निकल गया। कमलकांत ने सिगरेट जला ली और ऑफिस में चहलकदमी करने लगा। डिसूजा की जिद, खुदगर्जी और सरासर ज्यादती पर उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। करीब पौना घंटे बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ और वो सोच रहा था कि काम शुरू करे या अपने मैकेनिकों की गैर हाजिरी का पता लगाए, एक स्थानीय गुआनी उसके ऑफिस में आया। उसका नाम विक्टर था और 3 दिन पहले उसने अपनी कार ओवरहॉलिंग के लिए भेजी थी, लेकिन कार को भी खोला तक भी नहीं गया था। आओ विक्टर, तुम्हारी कार में भी टाइम लगेगा। टाइम पहले ही काफ़ी लग चुका है। क्या बात करते हो यार, आज तीसरा दिन ही तो है। मुझे कार उसी हालत में दे दो, मैंने ठीक नहीं करानी। कमलकांत चकराया। क्यों, ऐसी क्या? मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं। कमलकांत ने अपने डेस्क की दराज से कार की चाबियाँ निकाल कर उसे दे दी। विक्टर कार लेकर चला गया, लेकिन उसका व्यवहार कमलकांत को बड़ा ही अजीब लगा था। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाया। कमलकांत, दूसरी ओर से बोलने वाला एक और स्थानीय गुआनी था जिससे वह स्पेयर पार्ट्स खरीदा करता था। तुम्हारी तरफ 3400 रुपये की एक मेरी पेमेंट बकाया है। हाँ
है। मेहरबानी करके मुझे उसका चेक भिजवा दो। लेकिन अभी तो सिर्फ 10 दिन हुए हैं, जबकि तुम मुझे 1 महीने का क्रेडिट देते हो। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही चेक भिजवा दूंगा। थैंक यू। और सुनो, मैं आगे तुम्हें माल नहीं दे सकूँगा। क्यों? सॉरी, ये मैं बता नहीं सकता। और उसने फ़ोन रख दिया। कमलकांत ने भी रिसीवर यथास्थान रख दिया। उसके चेहरे पर विचारपूर्ण भाव थे। पहले बिटर, फिर ये। वो मुस्कुराया। अजीब इत्तेफाक था। लेकिन अगले 1 घंटे के अंदर उसके 3 और क्रेडिटर्स ने अपनी बकाया रकम की फ़ोन पर फ़ौरन मांग की। फिर बैंक मैनेजर ने बताया कि उसकी ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा ख़त्म कर दी गई थी और जो बैंक लोन वो मंजूर कराना चाहता था वो अब मंजूर नहीं किया जा सकेगा। अजीब बात थी कि तीनों क्रेडिटर्स ने और बैंक मैनेजर ने ऐसा करने की वजह बताने से साफ इनकार कर दिया था। अब कमलकांत सोचने पर मजबूर हुआ कि ये सब इत्तेफाक नहीं था। बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से उसका बायकॉट किया जा रहा है। लेकिन क्यों? मुश्किल से 5 मिनट बाद जब फ़ोन की घंटी बजी और उसने रिसीवर उठाया तो इसका जवाब भी उसे मिल गया। फ़ोन करने वाला जॉन था। क्या बात है जॉन, आज तुम तीनों में से कोई काम पर नहीं आया? बॉस, मैं खुलेआम आपके लिए काम नहीं कर सकता। जॉन का हिचकिचाहट भरा स्वर सुनाई दिया। क्या मतलब? सर, मैं वो चोरी छुपे काम करने आ सकता हूँ। क्यों? मम्मी ने आपके पास काम करने के लिए मना। ओह, अगर ऐसा है तो तुम्हें ज़रूर अपने मम्मी का कहना मानना चाहिए। वो दोनों नहीं आएंगे बॉस। अच्छा, उनकी मम्मियों ने भी मना कर दिया है? हाँ। कमलकांत के दिमाग में गुस्से की ज़बरदस्त लहर दौड़ गई। एक बात बताओ जॉन, वो अपने स्वर को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए बोला, तुम तीनों की मम्मियों ने आज एक साथ ये फैसला कैसे कर लिया? वो मारिया आंटी। सॉरी बॉस, मैं बता नहीं सकता। कमलकांत ने रिसीवर पटक दिया। तो ये सब मारिया की कारस्तानी थी। ईर्ष्या की मारी वो तंग दिमाग बेडौल औरत अपने सामाजिक प्रभाव का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही थी। कमलकांत ऑफिस से निकला, वर्कशॉप लॉक की और अपनी जीप में सवार होकर शहर की ओर रवाना हो गया। पुलिस स्टेशन की इमारत के सामने जीप रोककर नीचे उतरते वक्त उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ इमारत में दाखिल हुआ और सीधा डिसूज़ा के ऑफिस की ओर बढ़ा। इंस्पेक्टर डिसूज़ा अपने ऑफिस में मौजूद था। उसकी पीठ कुर्सी की पुष्ट से सटी हुई थी, पैर सामने पड़ी मेज पर रखे थे और होठ में सिगरेट दबा हुआ था। कमलकांत दन दनाता हुआ भीतर दाखिल हुआ। मेरा धंधा चौपट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कैसे? बिजनेस सर्कल में मेरा बायकॉट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि कोई व्यक्ति एक ही दुकान से सौदा खरीदे या कोई दुकानदार एक व्यक्ति को ही अपना सौदा देता रहे। कमलकांत मेज पर हाथ रखकर आगे झुक गया। लेकिन मैं अपना बायकॉट किए जाने की वजह जानना चाहता हूँ। डिसूज़ा ने उपहास पूर्वक उसकी ओर देखा और फिर अपने पैर मेज से उतारकर कुर्सी से उठ गया। तो फिर उन्हीं लोगों से जाकर पूछो। उनसे बाद में पूछूंगा, पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मुझसे क्यों? इसलिए कि ये ऐसा कराने वाली तुम्हारी बहन है। क्या बकते हो? डिसूज़ा दहाड़ा और अपना भारी हाथ का झापड़ उसके मुंह पर दे मारा। कमलकांत का रोम रोम गुस्से से जल उठा। उसके हाथ खुद ब खुद मुट्ठियों की शक्ल में भिज गए और वो मेज़ की बगल से गुजरकर उसकी ओर बढ़ा। आओ आओ, मुझ पर हाथ उठाओ ताकि मैं तुम्हें फ़ौरन शूट कर सकूं, डिसूज़ा हिंसक स्वर में बोला। कमलकांत ठिठक गया। वो जानता था डिसूज़ा कोई धमकी नहीं दे रहा। अगर उसने हाथ उठा दिया तो डिसूज़ा सचमुच उसे शूट कर देगा। इस वक्त बाजी तुम्हारे हाथ में है डिसूज़ा, वो अपनी मुट्ठियाँ खोलकर उंगलियों को परस्पर रगड़ता हुआ बोला। लेकिन एक दिन मैं तुम्हें घुटनों के बल गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ, वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। मेरी सलाह मानो, अपना ताम झाम बेच के शहर से भाग जाओ। अब तक ऑफिस के बाहर कई पुलिसमैन आ खड़े हुए थे। कमलकांत ने चुनौती भरी निगाहों से उसे घूरा और पलट कर बाहर निकल गया। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर वो जीप में सवार हुआ और फ्लैट की ओर रवाना हो गया। अपने फ्लैट में पहुंचकर वो निढाल सा सोफे पर पड़ गया। क्रोध, निराशा और मानसिक तनाव के कारण उसका बुरा हाल था।
उसे अपनी हालत पिंजरे में बंद उस चूहे जैसी महसूस हुई जिसे बिल्लियों ने इस बुरी तरह घेर रखा था कि वो उनके रहम का मोहताज बनकर रह गया था। शहर छोड़ जाने का मतलब था हार मान लेना, और इस शहर में अब वो शांति से रह नहीं सकता था, क्योंकि हालात उसके और नलिनी के एकदम खिलाफ थे। वो लड़कर भी नहीं जीत सकता था, क्योंकि उसके रोजगार पर हमला करके उसकी बुनियाद हिला दी गई थी। देर तक किसी विचार संघर्ष में फंसे और अलसाए से पड़े कमलकांत को नींद आ गई। नींद में ही उसने अपनी खिड़की के नीचे से गुजरते फायर ब्रिगेड के सायरन की आवाज़ सुनी, लेकिन इस शोर से वह पूरी तरह नहीं जागा। उसे लगा कि उसके सपने का ही हिस्सा है। थोड़ी देर बाद उसका दरवाज़ा ज़ोर से भड़बड़ाया गया। वो हड़बड़ाता सा उठा और दरवाज़ा खोला। बाहर रोज़ी खड़ी थी। उसका चेहरा फक पड़ा हुआ था, आंखें दहशत से फटी जा रही थी। कमल, मैंने अभी सुना है। आराम से बताओ, क्या सुना है? तुम्हारी वर्कशॉप जलकर राख हो गई। कमलकांत को लगा मानो किसी ने उसके दिल पर भारी घूंसा दे मारा था। उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया प्रतीत हुआ। उसे दोनों हाथों से चौखट का सहारा लेना पड़ा। ये कब हुआ? करीब आधा घंटा पहले। सूचना देने के लिए धन्यवाद रोजी। तुम देखने नहीं जाओगे? कोई फ़ायदा नहीं। शायद तुम पता लगा सको कि आँख कैसे लगी थी। कमलकांत का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। मैं जानता हूँ आँख कैसे लगी थी, लेकिन ये नहीं जानता कि बुझेगी कैसे। वर्कशॉप इंश्योर्ड थी। लेकिन इसके भुगतान अकेली बीमा कंपनी ही नहीं करेगी। तुम जाओ रोज़ी। कमलकांत ने धीरे से दरवाज़ा बंद कर लिया और उसे पीठ सटाकर खड़ा हो गया। वो अपने दाएं हाथ का घूंसा बाईं हथेली पर मारता हुआ बड़बड़ाया, हरामजादो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं गिन गिन कर बदला लूँगा। कमलकांत पिछले आधे घंटे से अपनी खिड़की के पास खड़ा था। सूर्यास्त हो चुका था और वो रात का अंधकार फैलने का इंतजार कर रहा था। इस आधा घंटे में उसने दो बातें नोट की थी। अमरजीत की काली वैन टापुओं वाले पुल की दिशा से आकर कैंपिंग पार्क में दाखिल हुई थी। दूसरी, नीली कमीज और सफ़ेद पैंट पहने एक अपरिचित आदमी को उसने सड़क पर चहलकदमी करते देखा था। प्रकट में वो लापरवाह नजर आता था, लेकिन खिड़की के नीचे से गुजरते वक्त वो चोर निगाहों से उसको देखना नहीं भूलता था। इसका सीधा सा मतलब था कि उसे वॉच किया जा रहा था, और वो आदमी पुलिस का नहीं था, क्योंकि तमाम स्थानीय पुलिसमैन को वो पहचानता था। कमलकांत ठीक 8 बजे अपने फ्लैट से निकला, नीचे पहुंचा और पुल की ओर चल दिया। नीली कमीज वाला वेलकम रेस्टोरेंट के सामने खड़ा खिड़की से रोज़ी की तरफ ताक रहा था। उसके देखे जाने से बेखबर रोज़ी अपने काम में व्यस्त थी। कमलकांत उस आदमी के पास पहुंचकर रुका। मैं जोसेफ की बार में जा रहा हूँ, और विमल वर्मा से कहना मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नीली कमीज़ वाला आदमी एक पल के लिए चौंका, फिर धूर्ततापूर्वक मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं शिवोली होटल में उसे सूचित किए देता हूँ। कमलकांत आगे बढ़ गया, जोसेफ की बार में पहुँचा। बियर मिलेगी जोसेफ, या तुमने भी मेरा बायकॉट कर दिया है? मैं लानत भेजता हूँ बायकॉट करने वालों पर। तुम मेरे दोस्त हो कमल, और हमेशा रहोगे। वर्कशॉप के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। कुछ पता लगा आँख कैसे लगी थी? और बियर की एक बोतल और गिलास काउंटर पर रख दिया। कमलकांत ने स्थिर निगाहों से उसकी ओर देखा। आग लगने की वही वजह है जो तुम समझ रहे हो जोसेफ। तुम्हारी वर्कशॉप का जलना इस बात का सबूत है कि लोग किस हद तक कमीने हो सकते हैं। कमलकांत ने बियर की बोतल और गिलास उठा लिया। मैं पिछले कमरे में जा रहा हूँ। अगर मुझसे मिलने कोई आए तो उसे वहीं भेज देना। जोसेफ ने सहमति सूचक सर हिला दिया। कमलकांत पिछले कमरे में पहुंचा। कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट ऑन करने का उपक्रम नहीं किया। वो खिड़की के पास जाकर कोई 30 फुट नीचे खाड़ी के काले पानी को ताकने लगा। उसे याद था, पिछली दफ़ा वो इस कमरे में तब आया था जब कोई 3 महीने पहले फैनी के नशे में धुत 4 हिप्पियों ने यहाँ इतना उधम मचाया था कि फर्नीचर तोड़ डाला और खिड़की की सलाखें उखाड़ फेंकी थी। उसने और जोसेफ ने बड़ी मुश्किल से उन पर काबू पाकर उन्हें बाहर खदेड़ा था। तभी से जोसेफ ने आम लोगों के लिए यह कमरा बंद कर दिया था। उसे इतनी कोफ्त हुई थी कि ना तो उसने खिड़की में दोबारा सलाखें लगवाई थी और ना ही कमरे का फर्नीचर बदला था। कमलकांत खिड़की के पास से हटा और लाइट्स ऑन कर दी। कमरे के बीचों बीच एक मेज़ पड़ी थी।
हिप्पियों के उस झगड़े में सही सलामत बची 5-6 कुर्सियां एक दीवार के नीचे रखी हुई थीं। कमलकांत ने 2 कुर्सियां उठाकर मेज पर आमने सामने लगा दी और दरवाजे की ओर मुंह करके बैठ गया। उसने बियर का पहला गिलास ख़त्म ही किया था कि विमल वर्मा आ पहुंचा। हेलो कमलकांत। विमल वर्मा दरवाज़ा बंद करके उससे पीठ सटाता हुआ बोला, मज़े में हो? कमलकांत ने अपने हाथ ऊपर उठाए। हाँ, अब मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वर्मा हंसा। यही बताने के लिए मुझे बुलाया था? नहीं, आओ बैठो। वर्मा उसके सामने पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ गया। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया था कि पहले मेरा बाइकआउट करके मेरा धंधा चौपट करने की कोशिश की गई और जब मैंने इस पर भी हार नहीं मानी तो मेरी वर्कशॉप जला दी गई। ओके, लेकिन इन बातों का मुझसे क्या ताल्लुक है? तुमने डिसूज़ा और इस शहर के तमाम संपन्न लोगों ने मुझे हर तरफ से घेर कर बेबस कर दिया है। अब जबकि बाकायदा जंग छिड़ ही गई है तो मैं भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ। और ऐसा करने में मेरी मदद चाहते हो? नहीं, मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद नहीं करोगे। अपनी मदद मैं खुद ही करूँगा। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे तुमसे हमदर्दी है कमलकांत, लेकिन जो कुछ तुम करना चाहते हो वो समझदारी नहीं है। तुम कानून को अपने हाथ में लेने की बेवकूफ़ी कर रहे हो। हम्म, जिस कानून की दुहाई तुम दे रहे हो वो सिर्फ मुझ पर ही लागू क्यों होता है? मुझे ज़बरदस्ती गुनाहगार करार देकर तबाह करने वालों पर लागू क्यों नहीं होता? तुम इतने ज़्यादा बौखला गए हो कि हालात को समझ नहीं पा रहे हो। मैं जानता हूँ हालात पूरी तरह मेरे खिलाफ हैं। बास्को, मैं बता चुका हूँ, बास्को की हत्या से मुझे ज़रा भी मतलब नहीं है। मेरी दिलचस्पी सिर्फ पीटर में है। बास्को और पीटर की हत्या के मामलों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। मुझे इसलिए अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के अलावा मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। कमलकांत रूखे स्वर में बोला। दूसरे डिसूजा पर नलिनी पिंटो का भूत सवार है। वो नलिनी को फंसाने के लिए इस कदर मरा जा रहा है कि असलियत की तरफ देखना तक नहीं चाहता। और उसकी बहन मारिया, उसने तो पूरे शहर को मेरे खिलाफ भड़का दिया है क्योंकि वो नलिनी से बेहिंता नफरत करती है और मैं नलिनी को प्यार करता हूँ। वर्मा ने उसे हैरानगी से देखा। तुम नलिनी को प्यार करते हो? हाँ, तुम इसमें कोई एतराज़ है? नहीं, लेकिन अब तुम्हारी नियत का अंदाज़ा मैं आसानी से लगा सकता हूँ। तुम बिल्कुल वैसा ही करना चाहते हो जैसे हिंदी फिल्मों में हीरो को करते दिखाया जाता है। क्या मतलब? मतलब तुम अपनी महबूबा और उसके ऊपर लगे इल्ज़ाम को झूठा साबित करने और शहर के लोगों की हमदर्दी दोबारा पाने के लिए हत्यारों का पता लगाओगे ताकि तुम अपनी महबूबा के साथ चैन से रह सको और अपनी जली हुई वर्कशॉप की जगह एक नई वर्कशॉप खड़ी कर सको। बाय द वे, तुम नलिनी से कितना प्यार करते हो? बेहिंता। मेरा भी यही ख्याल था। तुम शायद ये समझने की बेवकूफ़ी कर रहे हो कि मैं नहीं जानता नलिनी भास्कर राव की बीवी है। तुम तुमने इस बारे में इंस्पेक्टर डिसूजा को भी बता दिया है? कमलकांत ने आशंकित स्वर में पूछा। नहीं, अलबत्ता डिसूजा ने अमरजीत के बारे में तुम्हारी छानबीन की बात मुझे ज़रूर बताई थी। तुम खामख़ा टेलीग्राम के पचड़े में पड़े। अमरजीत में अगर तुम्हारी इतनी ही दिलचस्पी थी तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें उसके बारे में बता देता। अगर तुम बास्को और पीटर की हत्याओं का आरोप किसी और के सर पर मरना चाहते हो तो उससे बढ़िया शिकार तुम्हें नहीं मिल सकता। वो बम्बई का एक बड़ा पुराना कुख्यात अपराधी है। हत्या से पहले वो बास्को और पीटर के साथ देखा भी गया था। वो बिल्कुल सही शिकार है। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो तुम उसी को बलि का बकरा बनाना भी चाहते हो? तुम्हारा ख्याल बिल्कुल सही है, कमलकांत सरल लहजे में बोला। मैं उससे कबूल करा कर रहूँगा कि बास्को और पीटर की हत्याएं उसी ने की थी। लेकिन तुम नहीं जानते कि भास्कर ने उसे सिर्फ अपनी बीवी नलिनी पर निगाह रखने के लिए यहाँ भेजा है और मैं तुम्हें अमरजीत तक नहीं पहुँचने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी औरत की खातिर तुम शहर में बदअमनी और आतंक का माहौल पैदा करो। तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसका इंतज़ाम किया जा चुका है, वर्मा बोला। एक सब इंस्पेक्टर बाहर तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट सहित मौजूद है और तेजी से बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। एक बावर्दी सब इंस्पेक्टर 2 पुलिसमैन सहित बाहर मौजूद था। कमलकांत को हार साक्षात नजर आने लगी थी।
लेकिन वो आखिरी हद तक लड़ने का दृढ़ निश्चय कर चुका था और इतनी जल्दी हार मानने के लिए वो कतई तैयार नहीं था। उसने पलक झपकते जितनी देर में ही अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने बियर की बोतल उठाकर कमरे में जल रहे एक इकलौते बल्ब की ओर खींच मारी। अगले ही क्षण कमरे में अंधेरा छा गया। फिर इससे पहले कि वर्मा या पुलिस वाले संभल पाते, कमलकांत बीच में पड़ी मेज को दरवाजे की ओर उछालकर खिड़की की तरफ छलांग लगा चुका था। वो भाग रहा है, उसे रोको! वर्मा चिल्लाया। लेकिन अंधेरे में मेज की बाधा पार करके जब तक वो खुद या कोई पुलिसमैन खिड़की के पास पहुंचता, कमलकांत नीचे कूद चुका था। उम्मीद के मुताबिक पानी गहरा था। वो पानी में डूबता चला गया और चंद क्षणोपरांत अनुमान मात्र से पुल की ओर तैरने लगा। थोड़ी ही देर में उसे पानी के नीचे दम घुटता महसूस होने लगा। वो बगैर आवाज़ के पानी की सतह पर आ गया। सामने 20-25 फुट के फासले पर ही पुल था। जोसेफ की बाढ़ की ओर से विमल वर्मा के चिल्लाने की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो टॉर्चें मंगा रहा था। कमलकांत फिर से पानी में सरक गया। अंदर ही अंदर तैरता हुआ पुल के नीचे पहुंच गया और पानी में डूबे गार्डर की आड़ ले ली। टॉर्च की रोशनी अब पानी में इधर उधर पड़ने लगी थी, लेकिन वो अपनी वर्तमान स्थिति में वक्ती तौर पर महफूज था। टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर नहीं पड़ सकती थी। वो चंद क्षण गहरी गहरी सांसें लेता रहा, फिर अपने जूते उतारकर उनके तस्मे परस्पर बांधकर उन्हें अपने गले में लटका लिया। उस तरफ नहीं, वो पुल की तरफ गया होगा। तुम लोग वहां पहुंचो और दोनों सिरों से उसे घेर लो। मैं डिसूजा को फ़ोन करता हूँ। विमल वर्मा चीख रहा था। नहीं, जोसेफ का भारी स्वर सुनाई दिया। मैंने अभी अभी उसे इस तरफ जाते देखा है। मेरी एक किश्ती उधर खड़ी रहती है। वो ज़रूर उसी ओर भागा होगा। विमल वर्मा ने चीख कर अपने आदमियों को पुल की ओर से वापस बुलाया। वे उल्टे पैरों वापस दौड़ गए। कमलकांत ने मन ही मन जोसेफ को धन्यवाद दिया। जब विमल वर्मा को किश्ती नहीं मिलेगी तो उसे यकीन आ जाएगा कि कमलकांत दलदली इलाके की ओर भाग गया था, क्योंकि उसे इस वक्त इस बात की कोई जानकारी नहीं होगी कि जोसेफ के पास कभी कोई किश्ती थी ही नहीं। कमलकांत जानता था कि वर्तमान स्थिति में वापस शहर में जाना खुदकुशी करने जैसा था। वहाँ कोई उसे पनाह देने वाला नहीं था। सारे शहरी उसके खिलाफ थे और पुलिस उसे चप्पे चप्पे पर तलाश करेगी। उसने तय किया कि वो चौथे टापू पर जाएगा। कोई ठोस योजना बनाकर क्रियान्वित करने तक के लिए उसे नलिनी ज़रूर कहीं छुपा लेगी। लेकिन नलिनी तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस हालत में सड़क से गुजरना भी बेहद खतरनाक था। किसी आते जाते वाहन के हेडलाइट्स की रोशनी में उसे आसानी से देखा जा सकता था। वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही उपाय था, खाड़ी में तैर कर जाया जाए। वो करीब 1.5 मील का फासला तय करके तैयार हो गया। वह करीब 1.5 मील का फासला तय करने के लिए तैयार हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और गहरी राहत महसूस की। पिछली रात जो चांद धवल चांदनी बिखेर कर रोमांटिक वातावरण पैदा कर रहा था, वही अब शायद उसकी परोक्ष रूप से सहायता करने के लिए घने बादलों की आड़ में छुपा हुआ था। उसने कम से कम आवाज़ करते हुए सतर्कतापूर्वक तैरना शुरू कर दिया। वो बढ़िया तैराक था, लेकिन काफ़ी दिन से अभ्यास छूटा होने की वजह से जल्दी ही थकान महसूस करने लगा। फिर उसने ये सोचकर रोमांच का अनुभव किया कि चौथे टापू पर पहुंचने के बाद नलिनी बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत करेगी। वो दुगने वेग से तैरने लगा। अचानक उसकी निगाह टापुओं की ओर आने वाली सड़क पर पड़ गई। वहां से गुजरती कार के हेडलाइट्स की रोशनी उसे दिखाई दी और वो समझ गया कि उसकी तलाश जारी थी। थकान और चिंताओं के बावजूद नलिनी से मिलने का विचार उसके अंदर नवीन उत्साह बहता जा रहा था। वो अपनी कल्पना किसी कहानी के ऐसे नायक के रूप में कर रहा था जो अचानक खतरों के बीच से गुजरकर अपनी उस प्रेमिका से मिलने जा रहा था जिसे उसके बाप ने कड़े पहरे में किले के अंदर कैद कर रखा था। अंत में जब वो चौथे टापू पर पहुंचा तो थक कर चूर हो चुका था। वो कुछ देर किनारे पर पड़ा सुस्ताता रहा, फिर अपने जूते पहनकर उठा। उसने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर पहले आसपास देखा, फिर इमारत की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी बंदूकधारी डेमोलो की उपस्थिति का आभास नहीं मिला।
वो सतर्कतापूर्वक इमारत की ओर चल दिया। अब उसे एक नई समस्या ने घेर लिया था। इतनी बड़ी इमारत में अन्य किसी का ध्यान आकर्षित किए बगैर नलिनी तक कैसे पहुंचेगा? उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि नलिनी का कमरा कौन सा था। वो नारियल के पेड़ों के झुरमुट के पास रुककर सोचने की कोशिश करने लगा कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। सहसा उसके कंधे पर एक भारी हाथ पड़ा। फरमाइए, आपकी क्या सेवा की जाए? बड़े ही शिष्ट स्वर में पूछा गया था। कमलकांत एकदम फिरकी की तरह घूम गया। इस आवाज़ को वो पहले भी सुन चुका था। वो फौरन पहचान गया, इस आवाज़ का स्वामी भास्कर राव था। हालांकि अंधेरा होने की वजह से उसे वो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ नहीं, मैं यूं ही इधर आ गया था। कमलकांत बौखलाता सा बोला और बहुत जल्दी समझ गया कि उसका जवाब मूर्खतापूर्वक था। भास्कर राव ने ठाका लगाया। उसने अपना सिगरेट लाइटर निकाल कर जलाया और कमलकांत के चेहरे पर रोशनी डाली। तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। मैं आसानी से किसी का चेहरा नहीं भूलता। हो, याद आया, तुम मैकेनिक हो। शिवोली के बाहर तुम्हारी वर्कशॉप है। फिर लाइटर बुझा दिया। कहो, क्या चाहिए मिस्त्री साहब? नलिनी, कमलकांत फंसी सी आवाज़ में बोला। देखो मिस्त्री साहब, बेशर्मी की भी हद होती है। तुम रात में आकर एक पति से कह रहे हो कि उसकी पत्नी से मिलना चाहते हो। खैर, मैं तंग दिल आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। कमलकांत के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। भास्कर राव की अप्रत्याशित मौजूदगी ने उसे बुरी तरह बौखला दिया था। तुम्हारा नाम क्या है? भास्कर राव ने पूछा। नलिनी कहाँ है? कमलकांत ने पुनः मूर्खतापूर्ण सा प्रश्न किया। उससे भी मिलवा दूंगा। कमलकांत ने बेहद बेचैनी सी महसूस की। उसे लगा जल्दी ही कोई और भयानक घटना होने वाली थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो भास्कर? ओहो, तो तुम भी मेरा नाम जानते हो। रहमान, यहाँ आओ। चंद क्षणोपरांत एक आदमी नारियल के पेड़ों के झुरमुट से निकलकर उसके बगल में आ खड़ा हुआ। जरा टॉर्च जलाकर देखो, भास्कर राव आगंतुक से बोला। तुम इस आदमी को जानते हो? तेज रोशनी कमलकांत के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें चुंधिया गई। ये कमलकांत है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था। कमलकांत ने अमरजीत की आवाज़ पर साफ पहचानी। इस वक्त उसका लहजा बिल्कुल बदमाशों जैसा था। बहुत खूब, बड़े मज़ेदार आदमी हो तुम, भास्कर राव ने कहा और उसकी बाँह पकड़कर बीच की ओर चल दिया। इतने मज़ेदार कि पुलिस भी तुम्हें ढूंढती फिर रही है। पुलिस यहाँ आई थी? हाँ, 1 घंटा हुआ। क्यों रहमान? हाँ, इंस्पेक्टर डिसूजा और विमल वर्मा दोनों आए थे। वो बीच पर पहुंच चुके थे। कमलकांत को अब वे अपेक्षाकृत ज़्यादा साफ नज़र आ रहे थे। तुम दोनों को यहाँ पाकर वे सचमुच खुश हुए होंगे, वो बोला। उन्होंने हमें यहाँ पर देखा नहीं था। अगर देख भी लेते तब भी क्या होना था? भास्कर राव सद लहजे में बोला। क्या कानून किसी आदमी को उसकी बीवी से मिलने से रोक सकता है? तुम्हारी बीवी? नलिनी तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती। वो तुमसे नफरत करती है। बेहतर होगा तुम उसे जल्द से जल्द तलाक दे दो। तुम बेवकूफ़ हो, वाकई तुम बहुत बेवकूफ़ हो। नलिनी मुझे बेहिंता प्यार करती है, इसलिए तलाक लेने या देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्यार? नलिनी ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। वो तुमसे हमेशा नफरत करती रही है और तुम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते रहे हो। बको मत। नलिनी आ रही है, उसी से पूछ लेना, सारी असलियत तुम्हें बता देगी। कमलकांत ने इमारत की दिशा में देखा। अंधेरे में एक मानव आकृति आती दिखाई दी। नज़दीक आने पर उसने पहचाना, नलिनी ही थी। कल वाली मैक्सी पहने वो बड़ी शान से चलती हुई आ रही थी। वो उनके पास आकर रुकी। कमलकांत को देखकर झटका लगा कि उसकी मौजूदगी से नलिनी को ज़रा भी ताज्जुब नहीं हुआ था। हेलो, एक सिगरेट दो डार्लिंग, उसने लापरवाही से कहा। फिर भास्कर राव से बोली। भास्कर राव ने सिगरेट का पैकेट और लाइटर उसे दे दिया। नलिनी ने सिगरेट जलाकर दोनों चीज़ें उसे वापस लौटा दी और फिर सिगरेट का गहरा कश लेकर वो कमलकांत के चेहरे पर धुआं छोड़ती बोली। मैं जानती थी तुम ज़रूर आओगे। मुझे छुपने के लिए एक जगह चाहिए थी कि जब तक कि कमलकांत बोला। नलिनी ने कहा लगाकर उसे बीच में ही रोक दिया। हमारे घर में ऐसा कोई बिल नहीं है जहाँ तुम्हें छुपाया जा सके। कमलकांत को एकाएक अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
फिर उसे वो बातें याद आईं जिसे वो शुरू से ही महसूस करता हुआ आ रहा था। नलिनी अपने पति भास्कर राव से भयभीत थी और उसकी मौजूदगी में नलिनी के हालात एक कैदी जैसी थी। मैं तुमसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ, वो बोला। ज़रूर आओ, नलिनी ने लापरवाही से कहा और एक तरफ चल दी। वो 8-10 गज के फासले पर जा रुकी। कमलकांत उसके पास पहुंचा। भास्कर यहाँ क्या कर रहा है? क्या मतलब? वो मेरा पति है। कमलकांत मानो आसमान से गिरा। लेकिन तुमने तो कहा था कि उससे नफरत करती हो, तलाक लेना चाहती हो। मैं उसके साथ बम्बई जाने वाली हूँ। क्यों? लेकिन हम दोनों का क्या होगा? कुछ नहीं। सुनो, मेरा और भास्कर का आपस में झगड़ा हो गया था। मैं उससे नाराज़ होकर अपने पिता के घर आ गई। मेरा विचार था कि बम्बई के शोर शराबे से दूर यहाँ मैं चैन से रह सकूँगी, लेकिन यहाँ के लोग इतने तंग दिमाग, घटिया और बेहुदा हैं, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं रह सकती। हाँ, मेरा ख्याल था कि तुमसे दिल बहलाया जा सकता है, लेकिन तुम न जाने किस गलतफहमी के शिकार होकर ऊंची उड़ान भरने लगे। और मर्दों की इस बात से मुझे सख्त चिढ़ है। अब भास्कर मुझे ले जाने आ गया है, इसलिए मैं उसके साथ चली जाऊंगी और फिर हम दोनों ऐश करेंगे। और पिछली रात तुमने जो कुछ मुझसे कहा था वो क्या था? क्या कहा था? मैं शायद भूल गई हूँ, याद दिलाओ। कमलकांत तिलमिला गया। यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ शादी करोगी और... बस करो। तुम सचमुच खुद को इस काबिल समझते हो, या फिर मुझे तुमने इतना बेवकूफ़ समझ लिया है कि भास्कर को छोड़कर तुम जैसे मामूली मिस्त्री के साथ बंधूंगी? कमलकांत एक पल के लिए ठगा सा खड़ा रह गया। उसे अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। भास्कर नहीं सुन सकता। तुम मुझे असलियत बता दो तो फिर मैं भी तुम्हारे इस नाटक में शामिल हो जाऊंगा। और उसकी बाहों पर हाथ रख दिया। नलिनी, कह दो ये सब झूठ है, भास्कर को दिखाने के लिए नाटक है। बको मत, दफा हो जाओ। नलिनी उसे धकेल कर भास्कर की ओर बढ़ गई। स्विमिंग करोगे डार्लिंग? श्योर, भास्कर राव ने कहा। फिर कमलकांत के मुंह करके डपटता हुआ बोला, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मिस्त्री की दुम। दफा होकर कहाँ जाऊं? कमलकांत विवश होकर बोला। पुलिस मुझे ढूंढ रही है। अच्छा होगा कि पुलिस तुम्हें पकड़ ले या शूट कर दे, नलिनी बोली। कम से कम मेरा सर खाने तो तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। कमलकांत के दिमाग में गुस्से की ज़बरदस्त लहर दौड़ गई। उसका जी चाहा कि गिरगिट की तरह रंग बदलती इस फरेबी औरत की गर्दन तोड़ डाले, ताकि ये दोबारा कभी किसी के जज्बात के साथ ना खेल सके। नलिनी मैक्सी उतार चुकी थी। उसके जिस्म पर मौजूद स्विमिंग सूट से जाहिर था कि वो स्विमिंग के इरादे से ही वहाँ आई थी। भास्कर राव भी अपने कपड़े उतार चुका था। नलिनी अपने नितंबों में मादक उतार चढ़ाव पैदा करती हुई उसके पास पहुंची। कम ऑन डार्लिंग, उसने भास्कर का हाथ पकड़ा। आफ्टर स्विमिंग वी विल हैव रियल फन हेयर ऑन द सैंड। कमलकांत ने नफरत से रेत पर थूक दिया। यू डर्टी बिच, यू स्वाइन, यू यू डेयर कॉल मी बिच। रहमान, भास्कर दहाड़ा, इस मिस्त्री का बच्चे का दिमाग दुरुस्त कर दो। अमरजीत ने अपनी बुशर्ट के नीचे पीठ के इर्द गिर्द लिपटी मोटरसाइकिल की चेन खोली और कमलकांत की ओर बढ़ा। कमलकांत समझ गया कि वहाँ एक पल भी ठहरना खतरनाक था। वो पलटा और अंधाधुंध भाग खड़ा हुआ। पकड़ो, भागने ना पाए। और अमरजीत तेजी से उसके पीछे लग गया।